मेरा नाम शिवम है। मैंने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि उसे पूरे 10 दिन मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना होगा और बदले में मैं उसकी बहन के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। मेरी बात सुनते ही वह भोली भाली मासूम सी लड़की जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें बंद थी और वह बिना कुछ बोले वहीं बैठी रही। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए उसने कहा कि वह एक विधवा है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बेहद बेरुखी से कह दिया कि ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए होगी, क्योंकि मुझे उसमें किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी इस शर्त के आगे वह मजबूर थी, इसलिए उसने भारी मन से मेरी बात मान ली। अगले ही दिन हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद की शुरुआती 2 दिन अजीब सी खामोशी में गुजर गए। हम एक ही कमरे में थे, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। 2 दिन के बाद जब मैं किसी जरूरी काम से कमरे में आया तो मैंने देखा कि वह आंखें बंद किए दोनों हाथ समेटे हुए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसे इस हाल में देखकर मेरे कदम वहीं थम गए। पहली बार मैंने उसे इस तरह देखा था और ना जाने क्यों उसी पल मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा एहसास जाग उठा। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। प्रार्थना करते हुए वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसी वक्त मेरे पिता की आखिरी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद कमजोर हालत में सांस ले रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि अगर मैंने 10 दिन के अंदर शादी नहीं की तो वह अपनी पूरी जायदाद में से कुछ भी मेरे नाम नहीं करेंगे, बल्कि सब कुछ अनाथ आश्रम को दान कर देंगे। मैं उस वक्त होठ बंद किए सिर झुकाए हुए चुप खड़ा रहा, क्योंकि मैं बचपन से जानता था कि मेरे पिता का कहा हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर होता है। उनका हर फैसला अटल होता था, लेकिन उनका ये फैसला मुझे ऐसी जंजीरों में बांध रहा था जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बाहर निकला, सिगरेट जलाई और जेब से मोबाइल निकालकर रुचि को फोन किया। वही रुचि जो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, मेरी पहली मोहब्बत, और जिससे मेरी एंगेजमेंट पिछले साल ही हुई थी। हमने साथ साथ ढेर सारे सपने देखे थे। फोन की घंटी बजी और दूसरी ही रिंग पर उसने कॉल उठा लिया। उधर से उसकी चिंतित आवाज आई। उसने पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है और पिताजी कैसे हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे तुरंत शादी करनी है, अगले 8-10 दिनों के अंदर, क्योंकि ये मेरे पिता की वसीयत है। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए उधर खामोशी छा गई। फिर वह हंसने लगी। हंसते हुए उसने कहा कि मैं नाटक करना छोड़ दूं, क्योंकि उसे कल ऑस्ट्रेलिया जाना है और वह 1 हफ्ते बाद लौट आएगी। तब आराम से शादी कर लेंगे। उसने ये भी कहा कि जायदाद की चिंता मत करो, तुम अपने पिता का इकलौता बेटा हो और सब कुछ आखिरकार तुम्हारा ही होगा। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि कुछ फैसले हालात की मजबूरी में लिए जाते हैं, चाहकर भी बदले नहीं जा सकते। मैंने गुस्से और बेचैनी में सख्त शब्दों में कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर 8 से 10 दिन के अंदर हमारी शादी नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मेरे पास वक्त बहुत कम है? मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन शायद वह उसे समझना ही नहीं चाहती थी। उसने थोड़ी देर चुप रहकर बेहद ठंडे लहजे में कहा, तो क्या मेरे साथ ही शादी करना जरूरी है? अगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी में शादी करनी है तो किसी और लड़की से कर लो। 8-10 दिन के लिए किसी के साथ सिर्फ दिखावे की शादी कर लो। मुझे वैसे भी तमाशों से नफरत है और मैं इस तरह की उलझनों में नहीं पड़ना चाहती। उसके शब्द मेरे दिल में किसी नुकीली चीज की तरह चुभ गए थे। मैं कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। मैं कुछ देर तक मोबाइल की स्क्रीन को देखता रह गया, जैसे उम्मीद कर रहा हूं कि वह दोबारा कॉल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे पिताजी की वसीयत क्या है, फिर भी उसने इनकार कर दिया था। शायद उसे लगा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, या शायद उसे यकीन नहीं हुआ होगा कि मैं उसके बिना इतना बड़ा फैसला ले सकता हूं। मगर हालात ऐसे बन चुके थे कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। उस समय मेरी सोच, मेरी भावनाएं और मेरे फैसले सब हालात के हाथों मजबूर हो चुके थे। उसी शाम मैंने खुद को संभालते हुए एक वकील से संपर्क किया और उसे साफ शब्दों में कहा कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। उस कॉन्ट्रैक्ट में शादी के साथ साथ डिवोर्स के पेपर भी शामिल होने चाहिए। ये शादी सिर्फ 10 दिनों के लिए होनी थी, पूरे 10 दिन, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। उसके बाद वह लड़की चाहे तलाक ले, अलग हो जाए या अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी थी। मेरा मकसद सिर्फ अपने पिता की वसीयत पूरी करना था।
उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी, ऐसी अजीब और कठोर शर्त पर कोई लड़की तैयार कैसे होती? कौन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ 10 दिनों के लिए लेता? मैंने बहुत सोचने के बाद एक ऐसी कंपनी से संपर्क किया जो मजबूर लोगों के रिश्ते करवाने का दावा करती थी। ऐसे रिश्ते जो जरूरत और हालात के कारण बनते हैं, ना कि मोहब्बत या सपनों के कारण। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया था, आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था, जैसे खुद से सवाल कर रहा हूं कि क्या मैं सही कर रहा हूं। फिर भी मैंने अपनी शादी की शेरवानी खुद चुनी। उस शेरवानी में कोई उत्साह नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस एक औपचारिकता थी, एक रस्म जिसे निभाना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। अंदर कहीं एक अजीब सी उलझन लगातार मुझे परेशान कर रही थी। ये उलझन ना तो किसी ख्वाहिश की थी और ना ही किसी मोहब्बत की। ये सिर्फ जिम्मेदारी का भारी बोझ था जिसे मैंने खुद अपने कंधों पर डाल लिया था। आखिरकार दुल्हन का इंतजाम हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मेरे फोन की घंटी बजी। वकील का कॉल था। उसने बताया कि सारे कागजात पूरी तरह तैयार हैं और मैं जब चाहूं रजिस्ट्रार ऑफिस आकर कोर्ट मैरिज कर सकता हूं। मैंने गहरी सांस ली, कुछ पल खामोश रहा और फिर कहा कि मैं आ रहा हूं। ये शादी किसी मंदिर में नहीं होनी थी, ना किसी बड़े मैरिज हॉल में और ना ही घर के आंगन में। ये एक कोर्ट मैरिज थी, बिल्कुल सादी और औपचारिक। मैं चाहता था कि सब कुछ बेहद शांत और सीमित लोगों के बीच हो, इसलिए मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर ही शादी करनी पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी नजर पहली बार उस लड़की पर पड़ी जो अब मेरी होने वाली पत्नी थी। वह दुबली पतली थी, गोरी रंगत की थी और उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसने नीले और गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था और उसका दुपट्टा सलीके से उसके कंधे पर रखा हुआ था। उसके हाथों में मेहंदी नहीं थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और आंखों में शादी की कोई चमक नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी गंभीरता और ठहराव था, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया हो लेकिन अभी भी टूटने से खुद को रोक रखा हो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर नजरें चुरा ली। दिल के अंदर जैसे कोई हल्की सी हलचल हुई, लेकिन मैंने उसे तुरंत दबा लिया। मेरे 4 दोस्त गवाह के तौर पर वहां मौजूद थे। माहौल बेहद शांत था, जैसे वहां शादी नहीं बल्कि कोई औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो रही हो। पहले उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और कागजों पर अपने सिग्नेचर किए। उसके हाथों की कंपन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे हर साइन के साथ वह अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पीछे छोड़ रही हो। उसके बाद वही पेन मुझे दिया गया। मैंने भी बिना कुछ सोचे सिग्नेचर कर दिए। कुछ ही मिनटों में शादी की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। मैंने सारे कागजात अपने पास संभाल कर रख लिए। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता शुरू नहीं हुआ बल्कि कोई रिश्ता खत्म हो गया हो। शादी के तुरंत बाद मैं बाहर आया और अस्पताल में फोन मिलाया। डिम्पल की बहन का इलाज शुरू करवाना मेरे वादे का हिस्सा था और मैं अपने वादे से पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने डॉक्टर से बात करते हुए कहा, लड़की का नाम राधा है, उसकी फाइल तैयार रखिए, आज ही उसे आपके अस्पताल में एडमिट करवा रहा हूं। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। फोन रखने के बाद मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की और खुद को संभाला। उधर डिम्पल को नौकरानी मेरे घर के गेस्ट रूम तक ले गई। मैं उसे अकेले में ही रखना चाहता था, इसलिए जानबूझकर उसे घर के अलग हिस्से में ठहराया गया था। आखिर ये शादी, जैसा मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ दिखावे की शादी थी। दोपहर के समय डिम्पल ने खाना नहीं खाया था। नौकरानी घबराई हुई मेरे पास आई और बोली कि मालिक, वह लड़की कुछ भी खाने को तैयार नहीं है, बस अपने कमरे में बैठी पूजा पाठ कर रही है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए कहा कि उसे जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ही कुछ दिनों में सीख जाएगी कि इस घर के असूल क्या हैं और यहाँ कैसे रहा जाता है। मेरे शब्द सख्त थे, लेकिन सच ये था कि उस वक्त मैं खुद भी इस हालात को किसी और तरीके से संभालना नहीं चाहता था। उस रात मैं अपने कमरे में था, फाइलों और काम के कागजों में उलझा हुआ, लेकिन ना जाने क्यों दिमाग किसी और ही तरफ भटक रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे डिम्पल के माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने कभी उनका जिक्र नहीं किया था, ना माँ ना पिता। उसकी जिंदगी में बस एक ही रिश्ता था, उसकी छोटी बहन राधा। वही राधा जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी।
ये सब सोचकर मुझे लगा कि ये लड़की शायद किसी बहुत बड़े दर्द, किसी बहुत गहरे नरक से गुजरकर यहाँ तक पहुंची है। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि मुझे इससे क्या लेना देना। उसकी निजी जिंदगी, उसका अतीत, उसका परिवार, इन सब से मेरा क्या रिश्ता है। ये तो एक सौदा है, एक समझौता। मुझे उसकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे उसकी जिंदगी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। यही सोचकर मैंने अपने दिल को सख्ती से चुप करा दिया। अगले दिन सुबह मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा था, अखबार मेरे सामने खुला हुआ था। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ी। वह एक खत था। मैंने उससे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, शिवम जी, हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये शादी पूरी तरह लीगल है और ऊपर वाला इसका गवाह है। मैं अपने भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ और उसकी हमेशा आभारी रहूंगी कि उसने मुझे आप जैसा हमसफर दिया। वह खत पढ़कर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। यह साफ बता रहा था कि वह इस रिश्ते को बेहद गंभीरता से ले रही है। उसके लिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, ना कोई मजबूरी का सौदा। उसके लिए ये एक पवित्र रिश्ता था। मैंने वह खत मोड़कर जेब में रख लिया। ना जाने क्यों उसे फेंकने या वहीं छोड़ देने का मन नहीं हुआ। तीसरे दिन मैं अस्पताल गया और डिम्पल की बहन राधा से मिला। वह बेहद कमजोर थी, उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन जब उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी तो मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने उससे कहा कि उसकी बहन बहुत बहादुर है। उसने मासूमियत से मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या मैं उसका जीजू हूं। मैं हंस पड़ा और कह दिया कि हाँ, कुछ दिनों के लिए। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठा रहा, उससे इधर उधर की बातें करता रहा, फिर वापस घर आ गया। देर रात मैं अपनी गैलरी में खड़ा था। जैसे ही अंदर लौटने लगा, मेरी नजर डिम्पल के कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो खुली हुई थी। अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि जाकर देखूं वह क्या कर रही है, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। वह इसी तरह खामोशी से अपने कमरे में रहती थी। ना वह बाहर आती थी, ना किसी से बात करती थी। मैंने उसका चेहरा पहली बार कोर्ट मैरिज वाले दिन देखा था। उसके बाद से ना तो कभी आमना सामना हुआ था और ना ही दोबारा उसे देखने का मौका मिला था। मैं अपने ऑफिस, अस्पताल के चक्कर, फोन कॉल्स और रात के अकेलेपन में उलझा रहता था। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हमारे बीच जैसे एक दीवार खड़ी थी। मैंने जानबूझकर ये दूरी बनाए रखी थी। मैं बस चाहता था कि ये 10 दिन यूं ही गुजर जाए, जैसे कोई साया चुपचाप गुजर जाता है। तीसरे दिन सुबह नाश्ते के वक्त नौकरानी ने फिर बताया कि डिम्पल मैडम बहुत जल्दी उठ जाती है, अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करती है, कुछ मांगती नहीं है, बस छोटी छोटी बातों के लिए भगवान का धन्यवाद करती रहती है। मेरी नजर अखबार पर थी, लेकिन उसका ये कहना मेरे दिमाग में अटक गया। वह सिर्फ धन्यवाद करती है। जिस लड़की ने अपनी बहन के इलाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कर लिया हो, जिसे मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो, वह लड़की भगवान की भी आभारी है। ये बात मेरे असूलों में कहीं फिट नहीं बैठ रही थी। उसी शाम मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और चारों तरफ अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। घर में कदम रखते ही मुझे लगा कि आज माहौल कुछ बदला हुआ है, जैसे कोई अनकही बात हवा में तैर रही हो। कोट उतारते हुए मैं गैलरी की तरफ गया। डिम्पल के कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी और दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद ओस और बढ़ गए। मैं दबे पांव अंदर गया और वहीं रुक गया। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। वह बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई थी, आंखें बंद थी और उसके हाथ जुड़े हुए थे। मैंने उसे उस दिन पहली बार ठीक से देखा था। उसका चेहरा सादा और बेहद शांत था। वह चांद जैसा नहीं था, क्योंकि चांद में भी दाग होते हैं, और उसके चेहरे पर तो कोई दाग नहीं था। ना शिकन, ना बनावट, ना दिखावे की चमक, बस एक अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो आंखों से उतरकर सीधे दिल तक चला जाए। मैं कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूं जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, जैसे मैंने उसकी खामोशी में दखल दे दिया हो। उसी पल अनजाने में मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने धीमी आवाज में बस इतना कहा, इंटरेस्टिंग, और बिना कोई शोर किए वहां से पलट आया। अगले दिन शाम के वक्त अचानक लाइट चली गई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। नौकर इधर उधर भागने लगे। पता चला कि जनरेटर में कोई खराबी आ गई है। मैंने खुद
फ्लैशलाइट उठाई और सिस्टम चेक करने चला गया। काफी देर बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो उसके कमरे के सामने से गुजरा तो देखा कि अंदर पूरी तरह अंधेरा था। बस खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी और फर्श पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। ना जाने क्यों मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी धीमी आवाज आई, जी कौन? मैंने कहा, लाइट चली गई है, सब ठीक है ना? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। उसने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, नहीं सब ठीक है, आपका शुक्रिया। रोशनी हमेशा अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। उसका ये जवाब मुझे कुछ लम्हों के लिए वहीं रोक गया। मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस खामोशी से पलट आया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि ये कैसी लड़की है जो दुख में भी शिकायत नहीं करती, अंधेरे में भी उम्मीद की बात करती है और खामोशी में ऐसे शब्द कह जाती है जो भीतर तक गूंजने लगते हैं। मैंने देर रात अपनी डायरी खोली और बिना कुछ सोचे सिर्फ एक लाइन लिख दी, ये लड़की चुप रहती है मगर हर लम्हा कुछ न कुछ कह जाती है। मैं जानता था कि उसका चेहरा अब मेरे दिमाग में उतर चुका है। रात को नौकरानी ने आकर बताया कि डिम्पल मैडम खाने में सिर्फ चावल और दही ही मांगती है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने सिर हिलाकर कहा, जो वह मांगे बिना कोई सवाल किए दे दिया करो। अगले दिन सुबह मेरे कमरे के दरवाजे पर एक ट्रे रखी हुई थी। उसमें चाय का एक कप, एक छोटी सी कटोरी में ड्राई फ्रूट्स और साथ में एक लिफाफा था। लिफाफे के अंदर एक खत था जिसमें लिखा था, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे मैं आपके लिए कोई मेहमान हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्नी भी हूँ। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। उस खत को पढ़ते ही मुझे एहसास हो गया कि वह दीवार जिसे मैंने जानबूझकर अपने और उसके बीच खड़ा किया था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। फिर पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। रात काफी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था, लेकिन दिमाग में बस वही घूम रहा था, वह चाय, वह खत और वह चेहरा। सब कुछ जैसे मेरे दिमाग की दीवारों पर चिपक गया हो। मोबाइल देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे। अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे इस घर की हवा में मेरा दम घुट रहा हो। मैं उठकर गैलरी में आ गया। रोशनी हल्की थी। पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक धीमी मगर भीतर तक उतर जाने वाली सिसकी सुनाई दी। मैं चौंक गया। आवाज उसी कमरे की तरफ से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वहां पहुंचा। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बस थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा। वह जमीन पर बैठी हुई थी, अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाए और खामोशी से रो रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा दुपट्टे की आड़ में आधा ढका हुआ था, जैसे वह अपनी टूटन को दुनिया से छुपाना चाहती हो। मैं कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि अंदर जाऊं या वहीं से लौट जाऊं। दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी खींचतान चल रही थी। आखिर हिचकिचाते हुए मैं अंदर चला गया। बिना कुछ कहे किचन से लाया हुआ पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। गिलास रखने की हल्की सी आवाज से वह चौंक गई। उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसमें कोई सवाल नहीं था, बस थकान और खामोशी थी। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, पानी पी लो। उसने नजरें चुरा ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे थाम सके। मैं आगे बढ़ा और गिलास अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, उसी लम्हे उसके हाथ मेरे हाथ से टकरा गए। उसके हाथ ठंडे थे, ऐसे जैसे उसमें कोई गर्मी नहीं, बस मिट्टी सी ठंडक हो। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी छुअन मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गई थी। अगले ही पल मैंने खुद को झटका दिया, गिलास छोड़ते हुए पीछे हटा और खुद से कहा कि ये सिर्फ एक सौदा है शिवम, भूल मत जाना। यही सोच मैंने दिल में दोहराई। मैं मुड़ने ही वाला था कि उसकी धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, कभी कभी इंसान सिर्फ चुप रहना चाहता है क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं वहीं रुक गया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई इल्जाम, बस थकान थी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वह अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी, जैसे ये दिखाना नहीं चाहती हो कि वह कमजोर है। मैंने बस इतना कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, और बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर निकल आया। अगली शाम डॉक्टर का फोन आया। उसने बताया कि राधा की टेस्ट रिपोर्ट पहले से बेहतर है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला। मैं खुश था, लेकिन ये खुशी अधूरी थी, क्योंकि जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था वह खुद खामोशी की दीवारों के पीछे छुपी हुई थी। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाहर कुछ शोर सुनाई दिया।
थोड़ी देर बाद नौकर ने आकर बताया, सर बाहर एक मैडम आई है, कह रही है कि आपकी मंगेतर है। उन्होंने अपना नाम रुचि बताया है। ये सुनते ही मैंने गर्दन झटक दी। वह ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दो, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खुलते ही रुचि अंदर दाखिल हुई। उसका अंदाज हमेशा की तरह तेज और बेबाक था। जींस और टॉप में, चेहरे पर मेकअप और आवाज में वही कड़कपन। अंदर आते ही उसने बिना किसी भूमिका के कहा, ये लड़की कौन है जिसने तुमसे शादी की है? ये मेरी जगह क्यों है? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, रुचि बैठो। उसने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे जवाब चाहिए। तुमने सच में शादी कर ली, मुझे बिना बताए? मैंने ठंडी सांस ली और कहा, तुमने इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने फैसला लिया। वह चिल्लाकर बोली, ये झूठ है, मैं सिर्फ 2 दिन लेट हुई हूं। तुमने मेरे ना आने पर किसी और को अपना नाम दे दिया। मैंने सीधे कहा, तुम लेट हुई हो, वह टाइम पर आ गई। वह हंसने लगी, व्यंग्य से बोली, तो अब तुम उसे पत्नी कहने लगे हो? ये तो अभी भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने नजरें चुरा ली और कहा, यह शादी एक मकसद से हुई थी, जो तुम्हें पता है। अब तुम आ गई हो तो हमारे बीच बहस का कोई फायदा नहीं। उसने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम्हारे शब्दों में नरमी आ गई है, इसके लिए। मैं खामोश रहा। रुचि के कदम तेज थे। वह घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगी और बोली, मैं उसे देखना चाहती हूँ जिसने तुमसे शादी की है। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, ये इज्जत का मामला है रुचि। वह मेरे घर में है, मेरी पत्नी है। उसने पलटकर पूछा, तो कितने दिनों के लिए? ये शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गया। मैंने कुछ पल के लिए हाथ जोड़ दिए। वह मुझे देखते हुए पलटी और चली गई, लेकिन जाते जाते कह गई, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। रुचि के जाने के बाद मैं काफी देर तक गैलरी में खड़ा रहा। घर में गहरी खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा हुआ था। डिम्पल ने ना कोई सवाल किया, ना ही किसी तरह की सफाई मांगी। उसने कुछ जानने या जताने की कोशिश तक नहीं की। बस उस शाम खाने के समय एक खत चुपचाप ट्रे में रख दिया गया था। उसमें सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, क्या आपके मेहमान खुश थे? मैंने वह खत पढ़ा, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस कागज को जलते हुए चूल्हे पर रख दिया और देखता रहा जब तक वह पूरी तरह राख नहीं हो गया। अगले दिन रुचि की माँ का फोन आया। आवाज में चिंता भी थी और नाराजगी भी। उन्होंने कहा, शिवम बेटा, तुमने जो किया वह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। रुचि तुमसे मोहब्बत करती है, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है। मैंने शांति से जवाब दिया, आंटी, आप मेरी माँ की तरह हैं। आपकी बात की कदर करता हूँ, लेकिन ये फैसला मेरी जिंदगी से जुड़ा था। मेरे लिए वक्त पर होना बहुत मायने रखता है। उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई, जैसे हार मान ली हो, लेकिन उनके शब्दों में अब भी एक दृढ़ता थी। इसी बीच डिम्पल की बहन राधा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसे मैं अपने घर ही ले आया था। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि डिम्पल आंगन में अपनी बहन राधा के साथ बैठी थी। मुझे देखते ही राधा मुस्कुराई और बोली, शिवम जीजू, आपकी पत्नी बहुत प्यारी है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसी पल दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। रुचि ने मुझे कभी ऐसे साधारण सुकून भरे लम्हे नहीं दिए थे। ना कभी ठहराव, ना अपनापन। उसके साथ सब कुछ जैसे एक सौदे की तरह था, मानो मोहब्बत भी किसी बिजनेस डील का हिस्सा हो। उसी रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने डिम्पल खड़ी थी। बाहर बारिश की आवाज थी और खिड़की खुली हुई थी। मैंने कहा कि आओ अंदर बैठो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? मैंने उसकी आंखों में देखने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, तुम मेरे लिए वह इंसान हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वह खामोश रही, फिर थोड़ा हिचकिचाकर बोली, क्या आपको लगता है कि रुचि आपकी जिंदगी में वापस आ सकती है? मैंने एक लम्हे सोचा और कहा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ ही समझ में आते हैं। मैं अभी ये नहीं जान पाया हूँ कि ये रिश्ता कौन सा है, लेकिन रुचि अब मेरे दिल से निकल चुकी है। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो अब मुझे सिर्फ 6 दिन और यहाँ रहना है। इतना कहकर वह पलट गई। रुचि वापस आ गई थी, लेकिन जो बातें कभी पूरी लगती थी अब अधूरी सी महसूस होने लगी थी। दोपहर का वक्त था। मैं घर लौटा तो हॉल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। नौकरानी घबराई हुई अंदर आई और बोली, सर, डिम्पल मैडम ने फल काटते हुए हाथ काट लिया है, बहुत खून बह रहा है। वह अंदर ही है, राधा पट्टी ला रही है। मेरे कदम जैसे अपने आप उसके कमरे की तरफ मुड़ गए।
दरवाजा खोला तो वह कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ दूसरी हथेली पर रखा हुआ था और खून से भीगा रुमाल कसकर दबाया हुआ था। राधा सामने खड़ी थी। मैं बिना कुछ सोचे आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, दिखाओ। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन धीरे से उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। कट बहुत गहरा नहीं था, मगर खून काफी बह चुका था। मैंने रुमाल हटाया, हाथ को पानी से साफ किया और उंगलियों के बीच वाले हिस्से पर पट्टी लपेटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं झुका हुआ था, खामोशी में डूबा हुआ, जैसे उस पर शब्दों की कोई जरूरत ही ना हो। पट्टी बांधते हुए एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जिन्हें वह हमेशा नीचे झुकाकर रखती थी। उस नजर में एक ठहराव था और वह ठहराव सीधा मेरी तरफ था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ था? मेरा सवाल भी जैसे उससे इजाजत मांग रहा हो। मेरी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक ठहराव था। डिम्पल ने हल्की सी सांस ली, जैसे भीतर बहुत कुछ समेटे बैठी हो। फिर उसने बेहद नरम लहजे में कहा, कभी कभी किसी का हक छीनने पर ऊपर वाला खुद सजा दे देता है। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। मैं कुछ कहने के लिए उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में ना पछतावा था, ना शिकायत, ना ही किसी पर इल्जाम। वह बस एक सच कह रही थी, ऐसा सच जिसे वह शायद अपने ऊपर ही लागू मान चुकी थी। मैंने बिना कुछ कहे बहुत सावधानी से उसके हाथ की पट्टी पूरी की, फिर शांत स्वर में कहा, कभी कभी जो चीज हमें छीनी हुई लगती है वह असल में ऊपर वाले की तरफ से दी हुई होती है, और जो चीज अपनी लगने लगती है वही कई बार आजमाइश बन जाती है। डिम्पल ने सिर झुका लिया। उसने ना कोई बहस की, ना कोई सफाई दी। उसका यूं चुप रह जाना ही जैसे हर जवाब बन गया। वह लम्हा बहुत छोटा था, एक जख्मी हाथ, थोड़ी सी पट्टी और कुछ कहे अनकहे शब्द, लेकिन वही लम्हा मेरे दिल पर गहरा निशान छोड़ गया था। अगले दिन जब मैं लौट कर आया तो देखा कि राधा दरवाजे पर बैठी कपड़ों की सिलाई कर रही थी। उसने मुझे देखते ही हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोली, जीजू, आपको पता है आपकी पत्नी कितनी अच्छी कढ़ाई करती है, मेरे लिए गिफ्ट बना रही है। मैंने राधा की तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पाया। उसी रात मैं डिम्पल के कमरे के दरवाजे पर रुका और हल्के से दस्तक दी। मैंने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने सिर हिलाकर इजाजत दी। कमरा साफ सुथरा था। एक कोने में वह पट्टी रखी हुई थी जो मैंने उसके हाथ पर बांधी थी। मैंने कहा, पट्टी अभी भी बांध कर रखना जरूरी है। उसने बहुत शांति से जवाब दिया, ये निशानी है। कुछ तकलीफें ऐसी होती है जिन्हें खुद को याद रखने के लिए संभाल कर रखा जाता है। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर धीरे से कहा, कभी कभी तकलीफें हमें वो बातें सिखा देती है जो आराम कभी नहीं सिखा पाता। उसने हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे ये मान रही हो कि हर चीज पर हक जताया नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं। उसके शब्दों की गहराई में मैं खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे अंदर सांस लेने लगा था। डिम्पल मेरे सामने बैठी थी, सिंपल चेहरा, भरा हुआ दिल, हाथ पर बंधी पट्टी। वह पट्टी उसके हाथ पर थी, लेकिन उसका असर मेरी सांसों में उतर चुका था। अपने कमरे में लौटकर मैंने डायरी खोली और बिना ज्यादा सोचे लिख दिया, जख्म दो तरह के होते हैं, एक शरीर पर, दूसरा आत्मा पर। वह दोनों दे गई थी और दोनों पर मरहम भी वही रख रही थी। फिर मैंने मोबाइल उठाया, वकील का नंबर देखा, लेकिन फोन नहीं किया। 10 दिन पूरे होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, मगर दिल कह रहा था कि शायद ये रिश्ता खत्म होने के लिए ही नहीं बना। डिम्पल के जख्म मेरे दिल पर गहरे निशान छोड़ चुके थे। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा ही खामोशी थी। बाहर हल्की सी धूप थी। मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। टेबल पर चाय नहीं थी, जो रोज की तरह होती थी। मैंने दरवाजा खोला और बिना किसी जल्दबाजी के गैलरी की तरफ बढ़ गया। आंगन में डिम्पल बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय के 2 कप और कुछ बिस्किट सलीके से रखे हुए थे। उसने बहुत साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसी सादगी में वह कुछ अलग ही लग रही थी। ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा। वह वहीं रुक गया, बस उसे चलते हुए देखता रहा। उसके कदम धीमे थे, जैसे वह किसी जल्दबाजी में नहीं थी। उसकी नजरें हमेशा की तरह नीची थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सोच ठहरी हुई थी, जैसे मन में बहुत कुछ चल रहा हो और शब्द रास्ता ढूंढ रहे हों। जब वह मेरे पास पहुंची तो मेरे मुंह से अपने आप निकल गया,
तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन तुम्हारे होठ हमेशा खामोश क्यों रहते हैं? उसने हल्के से पलके झपकाई, ट्रे से चाय का कप उठाकर मेरे हाथ में दिया और बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, काश ये सब हकीकत होती। उसके ये शब्द जैसे पूरे आंगन में ठहर गए। चाय की खुशबू, हवा की हलचल, मेरी सांसें, सब कुछ एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने कप थामा और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। अगर ये हकीकत नहीं थी तो झूठ भी नहीं लग रही। मैंने कुछ कहना चाहा मगर शब्द पूरे नहीं हुए। उसने सिर झुका लिया जैसे बात सुन ली हो लेकिन जवाब देना जरूरी ना समझा हो। हम दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। मैंने चाय का पहला गर्म मगर सुकून देने वाला घुट लिया। मैंने सहज ही पूछा, राधा का इलाज कैसा चल रहा है? उसने हल्के स्वर में कहा, अब काफी बेहतर है, बस एक आखिरी टेस्ट बाकी है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं खुद उसे लेकर जाऊंगा। ये सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। वह बोली, राधा आजकल बहुत हंसने लगी है। शायद उसे लगने लगा है कि उसकी जिंदगी थोड़ी सी वापस आ रही है। उसकी आवाज में शुक्र भी था, हैरानी भी और कहीं ना कहीं डर भी, जैसे वह इस खुशी को खुलकर अपनाने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, और तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी भी लौट रही है? वह एक पल के लिए ठिठकी, कुछ कहना चाहा, फिर खुद को रोक लिया। थोड़ी देर बाद बोली, मेरी जिंदगी मांगी ही कब थी, मैं तो बस मोहलत पर जी रही हूँ। उसके ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा, डिम्पल, क्या तुम सच में मोहलत पर मिली हो या मैंने ही तुम्हें अपने वक्त की जिद में खरीद लिया था? पहली बार वह चौंकी और सीधा मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें टकराई। उसकी आंखें साफ थी मगर भीतर कहीं कुछ डरा हुआ सा था। उसने धीरे से कहा, शायद दोनों बातें सच हैं। मैंने कहा, तुम्हें वक्त की मजबूरी थी और मुझे एक वादा पूरा करना था। हम दोनों ने वो कर दिया जिसका इरादा ना तुम्हारा था ना मेरा। फिर मैंने पूछा, तो फिर ये चाय, ये एहसास, ये सब क्या है? उसने बहुत नरमी से जवाब दिया, ये सब वो है जो हकीकत नहीं है लेकिन दिल हकीकत मान बैठा है। उसके शब्द ऐसे थे जैसे वह खुद भी उनसे बचना चाह रही हो। बीच में खामोशी आ गई। कुछ ऐसे लम्हे गुजरे जब हम दोनों ने कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ बोल रहा था। फिर वह उठी, खाली ट्रे समेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, डिम्पल। वह नहीं रुकी, ना पीछे मुड़ी। मैंने फिर कहा, अगर मैं कहूं कि ये सब हकीकत बन सकता है? इस बार वह रुक गई, जैसे उसकी सांसें थम गई हो। फिर बहुत धीरे से बोली, हकीकत वो होती है जो सबके सामने हो। हमारा रिश्ता सिर्फ 10 दिन का है और अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मैं कुछ नहीं बोला, बस उस दरवाजे को देखता रहा जहां से वह ओझल हो गई थी। रात को मैंने राधा से बात की। वह बहुत खुश थी। उसने बताया, आज डिम्पल दीदी बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि कुछ प्रार्थनाएं वक्त पर सुन ली जाती हैं। मैंने पूछा, और तुमने क्या कहा? वह हंसकर बोली, मैंने दीदी से कहा, कभी कभी इंसान खुद प्रार्थना बनकर आता है और आप उनकी प्रार्थना बन गए हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। दिल से एक सवाल उठता रहा, क्या मैं सच में किसी की प्रार्थना बन सकता हूँ या अब भी वही इंसान हूँ जो हर चीज को कागजों और शर्तों में तोलता है? रात को अपने कमरे में बैठकर मैंने वह फाइल, शादी के कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर फिर से निकाली। सिर्फ 2 दिन बाकी थे, वही 2 दिन जिनके बाद मैं आजाद था और डिम्पल भी। मगर अजीब बात यह थी कि दिल उस आजादी से डरने लगा था। उस दिन मौसम कुछ अजीब सा था। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी, लेकिन कमरे के अंदर अजीब सी घुटन भरी गर्मी थी। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। सामने मेज पर फाइल खुली पड़ी थी। कागजों पर नजर टिकाने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। डिम्पल पूरे दिन कहीं दिखाई नहीं दी थी, ना दोपहर में, ना शाम को, ना ही रात में खाने पर। यह बात मुझे खटक रही थी। नौकरानी ने आकर बताया कि डिम्पल मैडम ने कहा है कि उन्हें आराम करना है, शायद सर में तेज दर्द है। मैंने बस गर्दन हिला दी लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिली। भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी, जैसे कोई अनकहा डर धीरे धीरे दिल के किनारों को कुरेद रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:30 हो चुके थे। कुछ देर और बैठा रहा, खुद को समझाता रहा कि बेवजह चिंता कर रहा हूँ। फिर अचानक कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। मेरे कदम अपने आप उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई, मगर डिम्पल वहां नहीं थी।
मैंने उसका नाम पुकारा, डिम्पल। मेरी आवाज कमरे में गूंजकर लौट आई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिल और तेज धड़कने लगा। मैं बाहर निकला। पूरा घर खामोश था, मगर उस खामोशी में भी जैसे कोई चीख छुपी हुई थी। तभी गैलरी की तरफ से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं तेजी से उधर बढ़ा और जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। डिम्पल जमीन पर गिरी पड़ी थी। गुलाबी रंग के कपड़ों में उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, होठ सूखे हुए थे और सांसें बहुत धीमी चल रही थी। डिम्पल, मैं चीख पड़ा और दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रखा, हाथ कांप रहे थे। उसकी नस टिटोली, धड़कन बहुत कमजोर थी। मैंने जोर से चिल्लाया, गाड़ी निकालो। नौकर दौड़ते हुए बाहर भागा। मैंने उसे उठाया जैसे कोई टूटा हुआ परिंदा हो जिसे उड़ना ही नहीं आता। बिना वक्त गवाए मैं उसे लेकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके हाथ मेरी उंगलियों में जकड़े हुए थे। मैं बार बार बुदबुदा रहा था, बस पहुंच रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अस्पताल पहुंचते ही मैं उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, सवालों की बौछार। कुछ देर बाद एक डॉक्टर मुझे अलग ले गया और गंभीर आवाज में बोला, सर, उन्होंने नींद की गोलियां ली हैं, मात्रा काफी ज्यादा थी, आप इन्हें वक्त पर ले आए वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, होठ सूखे हुए थे। बस एक ही सवाल निकला, वह जिंदा है ना? डॉक्टर ने सिर हिलाया। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। दिमाग सुन था। दिल में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, उसने ऐसा क्यों किया? सुबह डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट को होश आ गया है, हालत बहुत कमजोर है, ज्यादा बात नहीं कर पाएगी। मैं उसके कमरे में गया। वह बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। मैं पास बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया, जो अब भी ठंडा था। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मेरी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक कांपती हुई सच्चाई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली, जैसे शब्दों की ताकत ही खत्म हो गई हो। घर लौटकर मैं सीधे उसके कमरे में गया। हर दराज खोली, उसका सामान देखा। कपड़ों और छोटी छोटी चीजों के बीच एक पतली सी डायरी रखी मिली। मैं वहीं बैठ गया और डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, तीसरा भी। चौथे पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, मैं विधवा नहीं हूं। मेरा दिल धड़ से रह गया। अगली लाइन में लिखा था, मैं तलाकशुदा हूं। मेरे हाथ रुक गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले पन्ने पर शब्द बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने रोते हुए लिखे हों। उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, बस मुझे इस्तेमाल किया। मेरा शरीर, मेरी इज्जत, मेरा सुकून, सब उसके खेल का हिस्सा था। और मैं हर बार चुप रहती गई। शादी सब कुछ करवा लेती है। एक दिन उसने कहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो और मुझे तलाक दे दो, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई चीज हूं जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। मैंने जीना छोड़ दिया था। सिर्फ अपनी बहन का चेहरा देखकर रोज मरने से रुक जाती थी। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखे शब्द जैसे मेरे सीने में उतरते चले गए थे। उसमें लिखा था, फिर तुम मेरी जिंदगी में आए शिवम, और तुमने कहा कि सिर्फ 10 दिनों के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। उस पल मुझे लगा कि शायद अब शरीर को बेचने का काम कानूनी हो गया है। फर्क बस इतना था कि इस बार मेरी बहन बच जाएगी। ये पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। हर एक शब्द में दर्द था, ऐसा दर्द जो चीखता नहीं था, बस भीतर भीतर सब कुछ तोड़ देता था। मैं सोचता रहा, जो लड़की इतनी शांति से रोज प्रार्थना करती है, जो हमेशा खामोशी ओढ़े रहती है, उसके भीतर इतनी टूटी हुई कहानी छुपी थी। आगे लिखा था, तुम खुश होते हो लेकिन तुम्हारे सवाल मुझ तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारी नजरों में कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। मैं डर गई थी कि कहीं इस बार मेरा दिल ना लग जाए। मैं वहीं रुक गया, डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं किसी बात को समझने की हालत में नहीं था। खुद को संभालते हुए बाहर हॉल में आकर बैठ गया और अपना सर दोनों हाथों में छुपा लिया। जिसे मैं एक सौदा समझ रहा था, वह लड़की तो खुद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, वकील का नंबर डायल किया, फिर तुरंत काट दिया। नहीं, ये वक्त कानून या कॉन्ट्रैक्ट का नहीं था, ये वक्त दिल का था, सच का था। अस्पताल लौटकर मैं सीधे उसके कमरे में गया। वह जाग रही थी, चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन आंखें खुली थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से जियो, अपनी इज्जत के साथ। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार नमी के साथ एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे कहीं बहुत अंदर कुछ सांस ले रहा हो।
मैं डिम्पल को अस्पताल से घर ले आया। वे बेहद कमजोर थी, मगर अब पहले जैसी टूटी हुई खामोशी नहीं थी, बस थकी हुई थी। दरवाजे पर राधा ने उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद उसकी दीदी लौट आई हो। घर का माहौल अजीब सा था। मैंने उसे गेस्ट रूम में नहीं भेजा, उसे अंदर वाले कमरे में ठहराया, वही कमरा जो कभी मेरे मम्मी पापा का हुआ करता था। वहां सुकून था, धूप कम आती थी, मगर रोशनी हमेशा रहती थी। शाम को मैं स्टडी रूम में बैठा फाइलें देख रहा था कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। नौकरानी ने आकर बताया कि सर, रुचि मैडम आई है। मैंने सिर उठाया, मुझे पता था कि वह क्यों आई है। दरवाजा खुला। रुचि का चेहरा गुस्से और घमंड से भरा हुआ था। उसने तीखे लहजे में कहा, शिवम, अब हद हो गई है। मैं तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे फैसलों से तंग आ चुकी हूँ। वह सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने शांत आवाज में कहा, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने झट से कहा, मैं बात करने नहीं आई हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि वह लड़की यहाँ अब तक क्यों है। वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? वह एक तलाकशुदा जख्मी लड़की है। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। मैंने कहा कि जिस लड़की को तुम तलाकशुदा कह रही हो, वही लड़की मेरे पिता की आखिरी वसीयत पूरी करने वाली थी। तुमने वक्त पर मेरा साथ नहीं निभाया और उसे लड़की ने वक्त पर मेरा साथ दिया। उसने सिर्फ एक शर्त पर हाँ कह दी। रुचि ने कटाक्ष किया। शर्त? कैसी शादी थी ये? ना मोहब्बत ना रिश्ता, बस एक कॉन्ट्रैक्ट। उस पल मैं चीख पड़ा। शायद पहली बार मेरी आवाज इतनी ऊंची हुई थी। मैंने कहा कि हाँ, ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो तुम कभी नहीं कर सकती। उसने मुझे बदल दिया। उसने मुझे वह सच दिखाया जिससे मैं हमेशा भागता रहा था। रुचि की आंखों में आंसू भर आए थे। एक पल के लिए लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है, खुद को रोकना चाहती है, लेकिन फिर उसने अपने अंदर उभरती कमजोरी को दबा लिया। भारी आवाज में बोली, शिवम, वह लड़की तुम्हारी मोहब्बत कैसे बन गई? तुम तो हमेशा कहते थे कि ये रिश्ता बस वक्त गुजारने के लिए है, एक मजबूरी है, एक समझौता है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर दरवाजे की ओर इशारा किया और ठहरे हुए शब्दों में कहा, वो वक्त अब मेरी हकीकत बन गया है और तुम्हारा रिश्ता बस दिखावा था। रुचि एक कदम पीछे हट गई। शायद उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज में अब हैरानी और डर दोनों थे। उसने पूछा, तो फिर तुम उसे एक्सेप्ट करने वाले हो? मैंने सिर हिलाकर मना किया और कहा कि नहीं, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वह खुद मेरे वजूद का हिस्सा बन गई है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर जलन साफ झलकने लगी। उसने कंधे उचका दिए, जैसे खुद को मजबूत दिखाना चाहती हो। तीखे लहजे में बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शिवम। मैंने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम्हारे बिहेवियर ने मुझे सिखाया। तुमने मेरी मजबूरी को तमाशा समझा और उसने उसी मजबूरी में जान डाल दी। रुचि झुंझला गई, बोली, मैं तुम्हारे पिता की पसंद थी। मैंने बिना हिचक जवाब दिया, नहीं, तुम मेरे पिता की शर्त से भागी थी और वह उसी शर्त का हिस्सा बनी। पलटते हुए उसने आखिरी तीर चलाया। उस लड़की की सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी शिवम। मैंने सख्त शब्दों में कहा, मुझे उसकी सच्चाई में डूबना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे झूठ में जीना नहीं। रुचि चली गई। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई, मगर मैं वहीं खड़ा रहा। दरवाजा बंद करने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे किसी रिश्ते का आखिरी सिरा अभी भी हवा में लटक रहा हो। कई लम्हों बाद मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, जिससे शादी की उससे मोहब्बत हो गई। उस रात मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। डिम्पल के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मैं उस रोशनी को देर तक देखता रहा, जैसे वह सिर्फ रोशनी नहीं, सुकून हो। फिर मैं स्टडी रूम में गया, अपनी डायरी निकाली और लिखा, इश्क कुछ मांगता नहीं, बस वक्त के दायरे में खुद को सौंप देता है। और मैं बह चुका हूं, उसकी आहट में, उसकी खामोशी में और उसके सब्र में। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर डिम्पल नजर नहीं आई। घर में हलचल थी, लेकिन उसकी मौजूदगी नहीं थी। नौकरानी ने बताया कि वह अभी आराम कर रही है और दोपहर को आएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ देर अपने कमरे में रहकर प्रार्थना करनी है। मैंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाश्ता किया और ऑफिस निकल गया। मगर दिमाग काम में लग ही नहीं पाया। फाइलें सामने थी, लेकिन आंखें पढ़ नहीं पा रही थी। हर बार डिम्पल का चेहरा सामने आ जाता। कुछ ही देर में मैंने फैसला किया कि बिना किसी को बताए घर वापस लौट आया।
जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, राधा दौड़ती हुई आई। चेहरे पर मासूम सी खुशी थी। उसने उत्साह से कहा, आज दीदी ने नई डिश बनाई है, आपको खिलाने के लिए कहा है। मैं मुस्कुरा उठा और कहा, तो फिर देर किस बात की, मैं तैयार हूँ। किचन में दाखिल हुआ तो देखा डिम्पल टेबल सजा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जैसे आज वह भीतर से हल्की हो। मैंने उसे देखते हुए धीरे से कहा, कल रुचि आई थी। वह एक पल को रुक गई, मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोली, मुझे पता था उसने आना ही था। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, डिम्पल, तुम वो हो जिसने मेरी और मेरे पिता दोनों की इज्जत बचाई है। उसने नजर उठाई, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द जैसे उसके होठों पर आकर रुक गए। बस मुझे देखती रही। मैंने हिम्मत करके कहा कि डिम्पल, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। वह हल्के से मुस्कुरा दी, जैसे ये बात वह पहले से ही जानती हो। फिर नजर नीचे झुका ली। उस खामोशी में बहुत कुछ था। वह जानती थी कि अब ये रिश्ता सिर्फ शब्दों या समझौते तक सीमित नहीं रहा। 10 दिन यूं ही गुजर गए। सुबह आंख खुली तो बंगले में सब जाग चुके थे, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। घड़ी देखी, सुबह के करीब 6 बज रहे थे। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे वक्त कुछ कह रहा हो, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि समय पूरा हो चुका है। बाहर निकला तो किचन में हलचल थी। राधा नाश्ते की चीजें टेबल पर रख रही थी, लेकिन डिम्पल कहीं नजर नहीं आई। मैंने धीरे से पूछा, डिम्पल कहाँ है? राधा ने नजर झुकाते हुए कहा, वह अपने कमरे में है, शायद सामान पैक कर रही हैं। ये शब्द जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत खींच ले गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। खामोशी ही मेरा जवाब बन गई। ऐसा लगा जैसे हर शब्द गले में अटक रहा हो। दोपहर के करीब मैं उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कदम रखा तो देखा डिम्पल जमीन पर बैठी थी। सामने सूटकेस खुला था। कुछ कपड़े रखे जा चुके थे, कुछ वह धीरे धीरे फोल्ड कर रही थी। उसकी हर हरकत में ठहराव था, जैसे उसने ये फैसला बहुत पहले ही कर लिया हो। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, यह शायद जानबूझकर नजर नहीं मिलाई। थोड़ी देर बाद उसने शांत आवाज में कहा, मैं जा रही हूँ। जैसा वादा था, 10 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरा यहाँ कोई हक नहीं रहा। मैं अंदर बढ़ा और कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया। वह कपड़े समेटते हुए बोली, लेकिन आपने रोका भी नहीं। मैं चुप हो गया। फिर उसने कहा, शादी का समय पूरा हो चुका है, वादा भी पूरा हो गया, मेरा रिश्ता खत्म हुआ। अब मैं फिर वही हूँ जो पहले थी, तलाकशुदा, खामोश और मजबूर। मैंने तुरंत कहा, तुम वो नहीं हो। तुम वो हो जिसने मुझे आईना दिखाया, जो मेरी दुनिया में आई और सब कुछ बदल दिया। वह हल्के से मुस्कुराई। फिर पहली बार उसने सवाल किया, तो फिर आपको ये बात 10वें दिन ही क्यों याद आई? 9वें दिन या 8वें दिन क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि मुझे रुक जाना चाहिए? मैं खामोश रह गया। कुछ लम्हे गुजर गए। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, वादा दिल से किया जाता है। ये शब्द हवा में जैसे ठहर गए। वह उठ खड़ी हुई, सूटकेस बंद किया और खिड़की की तरफ बढ़ गई। बाहर से हल्की हवा आ रही थी, पर्दा उड़ रहा था। उसने बिना पलटे कहा, शिवम, दिल से किए गए वादे हमेशा वक्त से पहले टूट जाते हैं और वक्त के वादे कभी दिल के काबिल नहीं होते। मैंने कदम आगे बढ़ाए और उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने भारी आवाज में कहा, डिम्पल, तुमने एक सौदा पूरा किया और मैंने एक वसीयत निभाई, लेकिन जो हमने महसूस किया वो क्या था? क्या वह झूठ था? वह कुछ पल खामोश रही, फिर बिना मेरी तरफ देखे बोली, कुछ भी महसूस करना जुर्म नहीं होता शिवम, बोलना हर इंसान का हक होता है। आपने कभी नहीं कहा कि मैं आपके लिए कुछ मायने रखती हूँ, और मैंने भी कभी नहीं कहा कि मैं रुकना चाहती हूँ। उसके शब्द सधे हुए थे, मगर हर शब्द के पीछे दर्द था। मैंने पहली बार उससे सवाल किया, तुम रुकना चाहती हो ना? वह मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। वह बोली, हाँ, लेकिन मैं खुद से यह नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने वादा किया था, और जो लोग वादा निभाते हैं उनके लिए सबसे प्यारा वही वादा होता है। उसकी ये बात मेरे सीने में उतर गई। उस एक पल में मुझे लगा कि सब कुछ रोक दूं, वक्त, फासला, कस्में, हर दीवार जो हमारे बीच खड़ी थी। मगर वह चुपचाप सूटकेस उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर हमारी नौकरानी निशा दरवाजे के पास खड़ी थी। निशा उससे लिपटकर रोने लगी। दीदी, आप कहाँ जा रही हो? डिम्पल ने उसके सर पर हाथ रखा बड़े स्नेह से और कहा, कहीं नहीं, बस एक वादा पूरा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। गाड़ी गेट पर खड़ी थी। नौकर ने सामान रख दिया। डिम्पल गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंची। मैं भी दरवाजे तक आ गया।
आखिरी बार मैंने उससे पुकारा, वह रुक गई मगर पलट कर नहीं देखा। मैंने कहा कि अगर तुम जा रही हो तो अपनी मर्जी से जाओ, मेरे वादे को निभाने के लिए नहीं। वह कुछ देर यूं ही खड़ी रही जैसे फैसला दोबारा तोल रही हो, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी चल पड़ी। मैं वहीं खड़ा रहा दरवाजे के पास जब तक वह गाड़ी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वह जा चुकी थी। वो 10 दिन जो कभी मुझे बोझ लगते थे अब ऐसी कमी बन गए थे जिसे कोई भर नहीं सकता था। मैं दरवाजे के पास ही बैठ गया और खुद से कहने लगा, जिस लड़की को मैंने खरीदा हुआ समझा था उसने मुझे मेरी कीमत का एहसास करवा दिया। शाम ढल रही थी, धूप की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। घर में मैं अकेला था, लेकिन पहली बार अपनी खामोशी में किसी की आवाज गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो आंखें सूजी हुई थी, मगर दिल में एक फैसला कर लिया था। मैंने ना नाश्ता किया ना ऑफिस गया, बस गाड़ी निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। उन गलियों में जहां जिंदगी बिखरी हुई थी। मैं उस पुराने मोहल्ले में पहुंचा जहां वह अपनी बहन के साथ रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वह वापस आई ही नहीं। मैं फिर अस्पताल गया जहां राधा का इलाज चलता था। वहां से भी यही जवाब मिला, मैडम ने इलाज का सिलसिला रोक दिया है, कहा कि अब कहीं और ले जाएंगी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मैंने उसकी तलाश की आखिरी उम्मीद थाम ली, वह मंदिर जिसका वह अक्सर जिक्र किया करती थी, जहां वह दर्शन करने जाया करती थी। मैंने सोचा शायद वह मुझे वहीं मिल जाए। शाम ढल चुकी थी जब मैं मंदिर पहुंचा। शहर से काफी दूर ये मंदिर था, फिर भी हर तरफ लोगों की आवाजाही थी। कोई मन्नत मांग रहा था, कोई शुक्रिया अदा कर रहा था। धूप लगभग जा चुकी थी और हवा में धूप बत्ती की खुशबू घुली हुई थी। तभी मेरी नजर मंदिर के एक कोने में बैठी उस लड़की पर पड़ी। मैं दूर ही खड़ा रह गया। दिल ने बिना पूछे कह दिया, वह वही है। डिम्पल हाथ जोड़े आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। उसे इस हाल में देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बेहद धीमे कदमों से उसके पास गया। मैंने उसका नाम लिया, डिम्पल। वह चौंक गई, आंखें खोली और जैसे ही मेरी तरफ देखा उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उस एक लम्हे में हमने कोई शब्द नहीं बोले, मगर आंखों ने वह सब कुछ कह दिया जो जुबान कभी नहीं कह सकती। मैंने भारी मगर सच्ची आवाज में कहा, मैं तुमसे सिर्फ शादी नहीं पूरी जिंदगी मांगने आया हूं। उसकी आवाज गले में अटक गई, शब्द नहीं निकले, बस आंसू बहते रहे। मैं भी वहीं जमीन पर उसके पास बैठ गया। ऊपर वाले से मन ही मन प्रार्थना की, अगर ये लड़की मेरे नसीब में है तो आज इससे मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर दो। मैंने उसे खोने के लिए नहीं पाया था। जो कुछ भी कह रहा था वह पहली बार बिना किसी शर्त के हकीकत था। प्रार्थना के बाद वह खामोशी से उठी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, वह पीछे नहीं हटी। उसने अपने आंसू पोंछे। मैंने कहा कि मुझे पता है मैंने देर कर दी, मगर ये देर तुम्हें समझने में नहीं अपने दिल को समझने में लगी। तुम तो पहले दिन से ही मेरी सच्चाई बन चुकी थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, शिवम मैं वादा निभाने गई थी, मोहब्बत छोड़ने नहीं। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस खुद को थोड़ा सलामत रखना चाहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। तुम चली गई थी तो लगा जैसे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो, इस बार बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी शर्त के। वह फिर खामोश हो गई। कुछ पल बाद बोली, क्या तुम मेरे बीते हुए समय को भी अपनाने का फैसला कर चुके हो? मैंने बिना नजरें हटाए कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह सब झेलने के लिए तैयार हूं जो तुमने अब तक अकेले झेला है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे आखिरी बार किसी से इजाजत मांग रही हो। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे साथ आगे बढ़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अपने घर चलो। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सुकून था और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में थी। जिस लड़की को मैंने कभी एक सौदा समझा था वह अब मेरे दिल की सबसे कीमती सच्चाई बन चुकी थी। वह मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। सड़क पर हर मंजर बदला बदला सा लग रहा था। मेरे अंदर भी सब कुछ बदल चुका था। मेरे बराबर में वह लड़की बैठी थी जिसे मैंने कभी सिर्फ 10 दिन की शादी के लिए चुना था, और अब वह मेरी पूरी जिंदगी बनने जा रही थी। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपने कमरे की अलमारी खोली जहां वह कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रखे हुए थे। मैंने उन कागजों को अपने हाथों से फाड़ दिया और हमेशा के लिए डिम्पल का हाथ थाम लिया।
डिम्पल पहली बार खुलकर मुस्कुराई। मैंने उससे वादा किया कि मैं पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा। निशा ने डिम्पल के स्वागत के लिए पूरे घर को फूलों से सजा दिया। हम सब बहुत खुश थे। राधा, डिम्पल की छोटी बहन, वह भी हमारे साथ घर वापस आ गई थी। दरअसल डिम्पल और राधा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही थी। बहुत कम उम्र में दोनों के सर से माता पिता का साया उठ चुका था। दुनिया उनके लिए बचपन से ही सख्त हो गई थी। उस उम्र में जब बच्चे सपने देखते हैं, खेलते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसी उम्र में डिम्पल ने अपने सपनों, इच्छाओं और कमजोरियों को एक तरफ रख दिया था। उसने जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ऐसे उठा लिया था जैसे वह उसका फर्ज नहीं, उसकी पहचान हो। वह सिर्फ राधा की बड़ी बहन नहीं थी, बल्कि उसकी माँ, पिता, दोस्त, सहारा और ढाल भी थी। राधा की बीमारी ने डिम्पल की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों का खर्च, अनगिनत रिपोर्ट्स, लंबी कतारें और हर बार डॉक्टर के चेहरे से टपकती अनिश्चितता, इन सब ने डिम्पल को भीतर से थका दिया था। कई रातें उसने अस्पताल की कुर्सियों पर बैठकर काटी थी। कई बार आंसू चुपचाप उसकी आंखों से गिरते थे, लेकिन वह कभी किसी को दिखने नहीं देती थी। फिर भी वह कभी टूटी नहीं। हर सुबह वही हिम्मत, वही खामोश ताकत और वही भरोसा लेकर उठती थी। जब मैंने उससे शादी की बात की थी, तब उसने किसी रिश्ते, प्यार या भविष्य के सपनों की कोई बात नहीं की थी। उसकी आवाज में ना उम्मीद थी, ना शिकायत, बस एक सीधी सी शर्त थी। अगर तुम मेरी बहन का इलाज करवाओगे और उसे अधूरा नहीं छोड़ोगे, तो मैं ये शादी स्वीकार कर लूंगी। उस पल उसकी आंखों में कोई भावुकता नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी थी। उस समय मैंने इस बात को सिर्फ एक समझौते की तरह देखा था, एक सौदे की तरह। मैंने राधा का इलाज शुरू करवाया और ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन वक्त के साथ ये जिम्मेदारी बोझ नहीं, डिम्पल और राधा दोनों धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। वे इस घर में किसी मेहमान की तरह नहीं रही, बल्कि अपने हक से रहने लगी। घर में उनकी मौजूदगी से सन्नाटा नहीं, सुकून आने लगा। डिम्पल मेरी मोहब्बत बन चुकी थी। मैं हर गुजरते दिन के साथ उससे पहले से ज्यादा चाहने लगा था। उसकी खामोशी में भी अपनापन था, उसकी आंखों में भी भरोसा था। एक शाम मैंने उससे कहा, तुम जानती हो, तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, तुम इसकी रोशनी बन गई हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और आप मेरे दिल की धड़कन। उस पल मैंने उसका हाथ थाम लिया था और दिल से कहा था, अब कभी खुद को मजबूर मत कहना। तुम मेरी पत्नी हो और मैं वादा करता हूं, अब तुम्हारी जिंदगी में दर्द के लिए जगह नहीं होगी। वक्त आगे बढ़ता गया। राधा का इलाज पूरा हो गया। वह फिर से हंसने लगी, सपने देखने लगी, और घर में वही शोर लौट आया था जो कभी गायब हो गया था। उसकी हंसी अब डर से नहीं, उम्मीद से भरी होती थी। कुछ महीनों बाद डिम्पल ने मुझे बताया कि वह मां बनने वाली है। उस पल मेरी खुशी को शब्दों में समेटना नामुमकिन था। लगा जैसे जिंदगी ने मेरी सारी थकान, सख्ती और अकेलापन मुझसे छीन लिया हो। जब डिम्पल ने हमारी बेटी खुशी को जन्म दिया, तो ऐसा लगा जैसे इस घर में सिर्फ एक बच्ची नहीं आई, बल्कि सुकून, उम्मीद और एक नई शुरुआत ने जन्म ले लिया हो। खुशी की पहली रोने की आवाज ने मुझे भीतर तक बदल दिया था। उसे अपनी बाहों में उठाते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बाप कहलाने का मतलब क्या होता है। डिम्पल थकी हुई थी, मगर उसकी आंखों में वही ठहराव था। मैंने उससे कहा था, अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं रहा, अब ये हमारी बेटी का भी है, और जैसे तुम्हारा ख्याल रखा है, उसका भी पूरी जिंदगी रखूंगा। डिम्पल मेरी जिंदगी में ऐसे आई थी जैसे किसी वीराने में पहली बारिश की पहली बूंद। अब वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वह मेरी दुनिया थी। राधा अब पूरी तरह ठीक थी, कॉलेज जाती है, खिलखिलाती है और जिंदगी को जीना सीख चुकी है। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, शिवम जीजू, आपने मेरी दीदी को फिर से मुस्कुराना सिखा दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो फैसला लिया था वह सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि कई जिंदगियों की नई शुरुआत बन गया था। अब मेरी सुबह डिम्पल की आवाज से और मेरी शाम खुशी की हंसी से पूरी होती थी। इन दोनों के बीच कहीं मैं खुद को पूरा महसूस करने लगा हूं। एक शाम हम बालकोनी में बैठे थे। डिम्पल ने कहा, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे यकीन नहीं था कि ये कभी मेरा हो पाएगा। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, और आज ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। हम दोनों खामोश बैठे रहे। कहने को कुछ नहीं था, लेकिन जो महसूस हो रहा था वह शब्दों से कई बड़ा था।
अब जब भी मैं डिम्पल को देखता हूँ मन ही मन उस पल का शुक्रिया करता हूँ जब उसने हाँ कहा था, भले ही एक शर्त पर, क्योंकि उसी शर्त ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जिसे मैंने कभी सिर्फ 10 दिनों के लिए अपनी पत्नी माना था, वही अब मेरी हर दिन की वजह, मेरी सबसे कीमती सच्चाई और मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। दोस्तों, दिल से उम्मीद है कि हमारी ये कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।